बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और इसके मरहले थे। कुछ मरहले हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। मसलन उसमें सबसे पहला था आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट और इसके मेथड्स भी आपसे शेयर किए। इसके लिए 3 मेथड्स थे। उनमें से एक मेथड के लिए हमें मॉलिक्यूलर सीजर्स की ज़रूरत पड़ी थी और ये मॉलिक्यूलर सीजर से मुराद एक एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उसके बाद हमें इस कटे हुए जीन को कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए वेक्टर की ज़रूरत थी और हमने एक ही वेक्टर का जिक्र किया था, प्लास्मिड का। और भी हैं, उनको अलग से डिस्कस करना है। वेक्टर के अंदर जब हमने इस जीन को इनकॉर्पोरेट किया तो यही वेक्टर पहले ट्रांसजेनिक बन गया या रिकम्बिनेंट डीएनए यहाँ बन गया था। अब इस वेक्टर को हमने एक्सप्रेशन सेंटर में रखना है। एक्सप्रेशन सेंटर का मतलब है उस जगह हमने इस जीन को पहुँचाना है जहाँ ये जीन अपने प्रोटीन बना सके। जीन एक्सप्रेशन कहते हैं प्रोटीन बनाने के अमल को। तो मैं समरी बताता हूँ। सबसे पहले हमने अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट किया, जिस क्रोमोसोम पर था, जिस लोकेशन पर था, उसको एक तरह से आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पर वो एंजाइम शिफ्ट किया। एंजाइम ने इस जीन को इस तरह से तोड़ा या काटा कि उसके 2 स्टिकी एंड्स बन गए। दोनों तरफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना। यहाँ पर अगर कम्प्लीमेंट्री डीएनए मिल जाए तो ये जुड़ सकता है। फिर जिस एंजाइम से इस जीन को हमने आइसोलेट किया था, उसी एंजाइम से हमने बैक्टीरिया से अलग किए हुए प्लाज्मिड को काटा। जब प्लाज्मिड को काटा तो इसने प्लाज्मिड को भी इसी स्टाइल में काटा कि इस प्लाज्मिड के भी 2 स्टिकी एंड्स बचे। मसलन ये प्लाज्मिड यहाँ से आ गया इस तरह से, ये एंड भी स्टिकी, ये एंड भी स्टिकी हो गया। तो यहाँ भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करके मॉलिक्यूलर ग्लू का इस्तेमाल किया। मॉलिक्यूलर ग्लू से मुराद क्या था? एक खास एंजाइम लाइगेज। उसकी मदद से इन दोनों को जोड़ा गया और जुड़ने के बाद इनकी कैफियत इस तरह से हो गई कि यहाँ जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो इसमें ऐड हो गया। ये प्लाज्मिड है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब इसको कहेंगे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब यहाँ से रिकम्बिनेंट क्या मतलब होता है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब 2 मुख्तलिफ सोर्सेस के डीएनए को मिलाया जाए तो उसको रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकम्बिनेंट होने के बाद इसको अब हमने शिफ्ट करना है एक्सप्रेशन सेंटर में। यहाँ एक्सप्रेशन सेंटर से मुराद वो बैक्टीरिया है जिससे हमने प्लाज्मिड निकाला था, उसमें वापस रखेंगे। वापस रखने के लिए सिंपल सा तरीका है और वो ये है कि आप इस बैक्टीरिया को और रिकम्बिनेंट डीएनए को यानी प्लाज्मिड और हमारे जीन के मुश्तरका को एक खास सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये डिफ्यूज होकर अंदर चला जाएगा। अंदर जाके ये बैक्टीरिया का हिस्सा बन जाएगा। जब बैक्टीरिया का हिस्सा बन गया तो अब इस बैक्टीरिया को आप GMO कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम या रिकम्बिनेंट बैक्टीरियम। तो यहाँ पर जरा देख लें कि इस बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना ये जीनोम है और साथ में उसका ये प्लाज्मिड है। इस प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी शामिल है। यहाँ जाकर बैक्टीरिया का काम क्या है उस पर 2 बातें हैं। बैक्टीरिया खुराक खाते हैं, सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं और जब ये सब मुकम्मल हो जाए तो रिप्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया को सारा माहौल दिया गया है क्योंकि आपने इसके लिए आइडियल कंडीशन फराहम की है। बैक्टीरिया सारे काम करने के बाद इस माहौल में रिप्रोड्यूस करेगा। तो हमें मालूम है बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल। 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, डॉटर बैक्टीरिया। इन दोनों डॉटर बैक्टीरिया में हमारे उस जीन की कॉपी भी मौजूद होगी
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जीन न सिर्फ जाके उधर पेवन के तौर पर अटैच हुआ है, बल्कि बैक्टीरिया के जीनोम के साथ ये भी कॉपी हो रहा है। अब हमने ये जीन इधर शिफ्ट क्यों किया था? दो मकसद थे इसको इधर शिफ्ट करने। एक मकसद ये था कि हम इस जीन की कॉपियां बनाना चाह रहे थे, इसीलिए तो हमने क्लोनिंग ऑफ जीन कहा। क्लोनिंग ऑफ जीन का क्या मतलब बताया था? फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज ऑफ अ जीन बाय एसेक्सुअल मींस, या प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल जीन्स बाय एसेक्सुअल मीन। ये एसेक्सुअल तरीका है। इस तरफ बैक्टीरिया जितना डिवाइड होता जाएगा उसकी पूरी नस्ल में हमारे इस जीन की कॉपियां होती रहेंगी। हम अगर चाहें तो इन कॉपियों को, बैक्टीरिया को मार के इन कॉपियों को निकाल सकते हैं, या मारे बगैर भी निकाल सकते हैं। एक जुमला ये है। दूसरा मकसद रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या है? उस जीन की प्रोडक्ट हासिल करें हम। जीन की प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। तो ये कोई सा भी जीन था, इसकी प्रोडक्ट हमें हासिल करना है, तो इस बैक्टीरिया के अंदर बैठ के ये हमारा जीन न सिर्फ अपनी कॉपियां बनवा रहा है, बल्कि ये जीन एक्सप्रेस भी हो रहा है। एक्सप्रेस मींस ये बैक्टीरिया अपनी जरूरत के प्रोटीन के साथ साथ हमारे इस जीन की प्रोटीन भी बना रहा है। तो दो काम हुए कि नहीं हुए? एक काम, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपियां हो रही है, जितने ज्यादा बैक्टीरिया इतनी ज्यादा कॉपियां। दूसरा, हर बैक्टीरिया हमारे जीन का प्रोटीन भी बना रहा है। तो आप चाहें तो इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। इसीलिए एक्सप्रेशन सेंटर से मुराद है बैक्टीरिया। यानी बस मैं आपको यूं कहूं, सारा इशू यहां तक था, वेक्टर के साथ जीन जोड़ने तक मुश्किल था। इसके बाद आपने इस वेक्टर को वापस बैक्टीरिया में रखने के लिए कोई तवज्जो नहीं की, एक मखसूस माहौल में रखा, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसमें जब इन दोनों को रखते हैं तो ये डिफ्यूज होकर सीजियम क्लोराइड उसमें ये अंदर चला जाता है बैक्टीरिया में, जाके बैक्टीरिया का हिस्सा बन गया। अब एक्सप्रेशन शुरू हो गई। एक्सप्रेशन मीन्स कि ये बैक्टीरिया, अब इस बैक्टीरिया को जाहिर है कोई छोटी सी डबिया में तो नहीं रखा हमने, इसको बायो रिएक्टर कहते हैं। एक ऐसा पानी का तालाब या टैंकी या छोटा कंटेनर कहो जिसमें बैक्टीरिया की जरूरत की हर चीज है। बैक्टीरिया के लिए खुराक भी है, बैक्टीरिया के लिए मौजूद टेम्परेचर भी दिया गया है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी पीएच भी फराहम की गई है। हर फैसिलिटी बैक्टीरिया को दस्तयाब है। तो बैक्टीरिया का काम क्या है? जब इतनी फैसिलिटी मिले तो उसने हर 20 मिनट के बाद रेप्लिकेट होकर दो होना है। तो फर्ज करें हमने अभी इसमें डाल दिया बैक्टीरिया, ये बायो रिएक्टर है, तो ये बैक्टीरिया 24 घंटों के अंदर लाखों नहीं करोड़ों तादाद में नए बैक्टीरिया में तब्दील हो चुका होगा। और उन सब बैक्टीरिया के अंदर हमारे जीन की कॉपियां भी हैं। हर बैक्टीरिया में एक कॉपी है, और उन सब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में हमारे जीन की प्रोडक्ट यानी प्रोटीन भी मौजूद है। तो हम यहाँ से जब चाहें, जितनी चाहें, अपने जीन की कॉपियां भी बाहर निकाल के स्टडी कर सकते हैं, या इस जीन की प्रोडक्ट भी बराह रास्त हासिल कर सकते हैं। ये था रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मकसद। अब मैं एक दफ़ा फिर समरी बताता हूँ आपको। क्लोनिंग ऑफ जीन के हमने कहा दो तरीके हैं, एक पीसीआर है, एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए जब हम कॉपी बनाते हैं तो इससे हमें 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा है कॉपियां बनती हैं जीन की, उनको हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं या उसको स्टडी करना चाहते हैं, कॉपियां बनवाएं। दूसरा फायदा यह है कि ये कॉपियां अनलिमिटेड हो सकती हैं। आपको जितनी अरबों कॉपियां चाहिए बन रही है ना, बैक्टीरिया को माहौल दे दो, वो कॉपियां कर रहा है, तो अनलिमिटेड कॉपियां बनेगी। और तीसरा फायदा क्या है? इससे उस जीन की प्रोडक्ट भी आप बना सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का फायदा है कि आप अनलिमिटेड कॉपियां भी बना सकते हैं और जीन्स की प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। इसमें जीन छोटा हो या बड़ा हो ये भी कोई इशू नहीं, किसी भी जीन की इस तरह से कॉपियां बनवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टाइप का एक समझो कि टेक्निक है जिसके जरिए हम जीन्स की लातादाद या अनकाउंटेबल कॉपियां भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड इसकी प्रोटीन भी बनवा सकते हैं। अब आते हैं बुक की तरफ। बुक में जो कहा गया मैकेनिज्म तो मैंने समझाया। फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, वो जो अटैच हुआ था वो है एक्सप्रेशन सिस्टम। और एक और मसला है
ये थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले, फिर वापस आते। किसी बैक्टीरिया में हमने मसलन इस बैक्टीरिया के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना था। हमने ये प्लास्मिड प्लस हमारा जीन इस माहौल में रखा था। माहौल में रखा, ये बैक्टीरिया के अंदर गया होगा, अभी हमने कंफर्म नहीं किया। जब बैक्टीरिया कॉपियां कर लेगा बहुत सारी, तो उनमें से कुछ कॉपियों को बाहर निकाल के हम चेक करेंगे कि इसमें वाकई हमारा जीन पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो कैसे चेक करें? चेक करने का फिर सिंपल तरीका है, बाकी बैक्टीरिया को इधर रहने दें, इनमें से चंद बैक्टीरिया को निकालें, उनके ऊपर एंटीबायोटिक्स अप्लाई करें। अगर एंटीबायोटिक्स की वजह से बैक्टीरिया मर गया तो हम क्या समझेंगे? ये प्लाज्मिड अंदर नहीं है, क्योंकि प्लाज्मिड एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस कर रहा था। तो अगर एंटीबायोटिक अप्लाई करने से बैक्टीरिया मर गए तो समझो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। अगर बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करके जिंदा रहे तो इसका मतलब प्लाज्मिड अंदर गया है। प्लाज्मिड अंदर गया है तो इसका मतलब हमारा जीन भी चला गया। ठीक हो गया? ये एक टेस्ट था कि जिस बैक्टीरिया में हम जीन भेजना चाह रहे थे वहां हमारा जीन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो क्या करें? पहले उस बैक्टीरिया को डिवाइड होने का मौका दें, 2-4 बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी उसकी बैक्टीरिया की। उसके ऊपर उनमें से कुछ के ऊपर हम एंटीबायोटिक अप्लाई करके देखेंगे। अगर जिंदा रहे सारे बैक्टीरिया तो इसका मतलब है वहां हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंच चुका है। नहीं मर गए सारे तो समझेंगे कि ये नहीं हुआ है, फिर हमें प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ये है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्लोन्स हो गए, ये सारी चीजें हमने इनडायरेक्टली पढ़ ली हैं। अब मैं आपको पीछे ले आता हूं एक और चीज से, वो है वेक्टर। वेक्टर क्या सिर्फ प्लाज्मिड है? तो और भी है। मसलन इसमें एक वेक्टर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तो प्लाज्मिड है, क्योंकि इसमें बाद में टेस्ट करने का भी इंतजाम है। इसके अलावा फेज वायरस है, आप फेज वायरस को भी यूज कर सकते हो। फेज वायरस को कैसे यूज करें? आपको मालूम है ये फेज वायरस में बैक्टीरियोफेज है ये, और इसमें तो डीएनए होता है। इसके डीएनए को बाहर निकालें आप, बाहर निकाल के उसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद वापस रखें। वापस रख के अब इस वायरस को बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन के लिए छोड़ दें। वायरस तो हमें मालूम है होस्ट बैक्टीरिया के अंदर पूरा वायरस नहीं चला जाता, बल्कि वो अपने जीनोम को इंजेक्ट करता है। जब इसका जीनोम इंजेक्ट होगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी इंजेक्ट हो जाएगा, अंदर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर और बैक्टीरिया के साथ मिल जाएगा। मिल के अब ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप कायम करेगा, तो वायरस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बैक्टीरिया कॉपियां बनाएगा। अब उस बैक्टीरिया के अंदर 3 तरह का जीन हो गया। बैक्टीरिया का अपना जीनोम है, वायरस का जीनोम है, और हमारा अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। हाँ, इसके लिए ये एहतमाम करना पड़ेगा कि आप इस बैक्टीरिया के माहौल में ऐसे एंजाइम फराहम करें जो वायरस के जीनोम को डिस्ट्रॉय करें और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कुछ ना कहें, तो ये भी मुमकिन है। और इस तरह से ये जाकर सिर्फ हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल जाएगा। तो हम फेज वायरस को भी वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इस पर्पस के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको आमतौर पर लैम्डा फेज कहते हैं। ये लैम्डा फेज थोड़ा सा मॉडिफाइड है, इसमें ग्रोथ वाले जीन को पहले ही रिमूव किया गया है। ये मैंने अल्फा लिखा, लैम्डा की अलामत आप देख लें, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है वो याक्स कहलाता है। याक्स यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसका तर्जुमा ये है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का क्या मफहूम, तो ये भी जरा सुन लें। यीस्ट से तो आप सब वाकिफ हैं, एक यूनिसेलुलर फंगस है और उस यूनिसेलुलर फंगस के अंदर एक ही क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम भी बहुत बड़ा नहीं है। इंसान ने इस क्रोमोसोम की पूरी स्टडी की है और इसमें न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसिंग है वो मालूम कर चुका है इंसान। सीक्वेंस मालूम करके इस
क्रोमोसोम को आर्टिफिशियल मीडियम में बना भी चुका है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यीस्ट का एक ही क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम इंसान लैब में बना चुका है। पहला क्रोमोसोम है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है और इस क्रोमोसोम को आप बना सकते हैं। बनाने के बाद इसके एंड्स को आप क्या करें, काट के जिस तरह से वहां हुआ था स्टिकी एंड्स बना दें। बना के इनके साथ हमारे जीन अपेंडिक्स को जोड़ दें। जोड़ने के बाद अब इसको आप बैक्टीरिया में शिफ्ट कर दें या जो भी एक्सप्रेशन सेंटर है वहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से वेक्टर के तौर पर सिर्फ प्लास्मिड नहीं बल्कि और भी हमारे सोर्सेस हैं जिनको हम वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे इफेक्टिव कौन सा है? प्लास्मिड। ये क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया में नेचुरली पाया जाता है। बैक्टीरिया से इसको बाहर निकालेंगे तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं। सिर्फ शर्त यह है कि उस बैक्टीरिया की डिफेंस का इंतजाम आप करें, क्योंकि इसके ऊपर बैक्टीरिया की डिफेंस के जीन्स है ना। तो उस बैक्टीरिया की हिफाजत का इंतजाम आप करें। बाकी बैक्टीरिया इसके बगैर भी जी लेगा। फिर इसमें जीन इंसर्ट करके वापस उधर भेज दें। अब आप डिफेंस भी ना करें, डिफेंस वो खुद करेगा। तो सबसे पॉपुलर ये है। यहां से आगे फिर एक और मफहूम शुरू हो जाता है, वो ये है क्या हर प्लास्मिड सुटेबल है? तो इसके लिए कुछ जांच पड़ताल करने की जरूरत होती है। एक मिनट इसको पास कर लेना। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वेक्टर सिलेक्ट करने से पहले चंद चीजें देखनी पड़ेंगी। मसलन ये हमने किसी जानदार का डीएनए उठाया है, उस डीएनए के इस पार्ट को हम जीन कह रहे हैं। ये पार्ट जीन से शुरू की कुछ बातें हैं, ये पार्ट जीन के बाद की कुछ मार्कर्स हैं, अलामतें हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था, इस प्लास्मिड को चुनने से पहले उसमें कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली शर्त जो होनी चाहिए वो रेप्लिकेशन साइट कहलाती है। हमने डीएनए की रेप्लिकेशन यहां नहीं पढ़ा अभी। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो किसी एक एंड से हो जरूरी नहीं है, जगह जगह से रेप्लिकेशन शुरू हो जाती है। तो रेप्लिकेशन के लिए एक मखसूस सीक्वेंस होता है, उसको रेप्लिकेशन साइट कहते हैं। और ये डीएनए यहां से खुल जाता है इस तरह से, जहां से रेप्लिकेशन होनी हो, रेप्लिकेशन साइट से ये रेप्लिकेटिंग बबल बनाता है। तो इस पोर्शन को कहा जाता है रेप्लिकेशन साइट। और मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्लास्मिड में रेप्लिकेशन साइट होगी उसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो क्या कोई ऐसा जीन भी हो सकता है जिसमें रेप्लिकेशन साइट ना हो? नहीं होता। हाँ, कुछ जीन्स में रेप्लिकेशन साइट को हमेशा के लिए ब्लॉक किया हुआ होता है, क्योंकि हर जीन को हर वक्त काम करना नहीं पड़ता। हर जीन को मखसूस हालात में काम करना पड़ता है। जिस वक्त काम करेगा उस वक्त उसको ओपन रखा जाएगा, अदरवाइज ब्लॉक करने के लिए यहाँ पर सप्रेसर प्रोटीन जुड़े हुए होंगे, फिर ये रेप्लिकेशन साइट काम की नहीं होगी। अगर यहाँ एक्टिवेशन प्रोटीन लगे हों तो फिर ये काम के लिए होगा। तो सबसे पहला नुक्ता हम क्या देखें, जिस वेक्टर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें रेप्लिकेशन साइट है कि नहीं। होगी तो हम इसको यूज करेंगे। और इसके नाम भी रखे हैं साइंसदानों ने। इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये तो हमने पहले कहा था कि जो प्लास्मिड है उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। इसकी मदद से हमें एक इशारा मिलेगा कि यहाँ प्लास्मिड है कि नहीं है। इसका आसान टेस्ट है, बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबायोटिक डाल दें। अगर बैक्टीरिया मर गए तो हम क्या समझे, उसमें प्लास्मिड नहीं है, किसी और बैक्टीरिया को सिलेक्ट करें। नहीं मरा बैक्टीरिया जिंदा रहा है तो क्या मतलब, उसमें प्लास्मिड है। अब उस प्लास्मिड को हम निकालने की बात करें, यानी हम किसी बैक्टीरिया में प्लास्मिड है या नहीं है ये मालूम करने के लिए उसके लिए एंटीबायोटिक टेस्ट करेंगे। इसके बाद रिस्ट्रिक्शन साइट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। ये रिस्ट्रिक्शन साइट से मुराद क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट से मुराद ये है कि इस जीन के शुरू से पहले एक ऐसा एरिया पोर्शन होना चाहिए जहां पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उधर से काट सकेगा ना। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं हुआ, हमने एक प्लास्मिड निकाला, पता चला उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है, तो हमारा एंजाइम तो उसको काट ही नहीं सकेगा। तो ये तीसरी
चीज हमें जहन में रखनी होगी कि जिस प्लास्मिड को हम वेक्टर के तौर पर यूज करने वाले हैं उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो, यानी जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसको वहां से काट सके, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अलावा किसी और जगह से काट नहीं सकता है। ठीक हो गया, ये भी एक शर्त है। इसके अलावा प्रोमोटर रीजन, फिर वही बात मैंने आपको बार बार कहा कि हर जीन के शुरू और आखिर में बहुत सारे मार्कर्स होते हैं जिनकी मदद से चीजों का पता चला जाता है। इसी में एक और जगह है जिसको प्रोमोटर सीरीज कहते हैं। प्रोमोटर सीरीज क्या होती है? ये वो जगह है जहां से सप्रेसर या एक्टिवेटर प्रोटीन फिर अटैच हो सकते हैं। यानी मैं आपको क्लियर करके अब बता रहा हूं कि प्रोमोटर सीरीज वो है जहां पर या तो सप्रेसर प्रोटीन अटैच होता है या फिर एक्टिवेटर प्रोटीन, दोनों की जगह एक नहीं है। असल में ये दो सीरीज हैं दरअसल। फर्ज करें ये सप्रेसर प्रोटीन है तो ये इधर अटैच होगा, ये भी प्रोमोटर सीरीज है, और एक्टिवेटर प्रोटीन इधर अटैच होगा, ये भी प्रोमोटर सीरीज है। अगर ये यहाँ अटैच होगा तो एंजाइम आके काम करना शुरू करेगा, ये अटैच होगा तो एंजाइम काम नहीं करेगा। दोनों एक साथ अटैच नहीं हो सकते, या सप्रेसर अटैच होगा या इनहिबिटर या एक्टिवेटर, सॉरी इनहिबिटर और सप्रेसर एक ही है, या वो अटैच होगा या एक्टिवेटर अटैच होगा। अगर एक्टिवेटर अटैच होगा तो वो रेप्लिकेशन वाला एंजाइम काम कर सकता है, अगर सप्रेसर अटैच होगा तो काम नहीं कर सकता। तो इनकी मौजूदगी भी जरूरी है। यानी हम किसी भी प्लास्मिड को उठा के वेक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शर्त यह है कि उसमें ये सारी अलामतें मौजूद हों, फिर हम उसको लेंगे। इसके बाद एक और बात डिस्कस की गई, हाई नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लास्मिड। ये देखा गया है कि बाज बैक्टीरिया में प्लाज्मिड है ही नहीं, ये तो एक कैटेगरी हो गई। बाज में प्लाज्मिड की सिर्फ एक कॉपी है और बाज में प्लाज्मिड की एक से ज्यादा कॉपियां भी हो सकती, कई प्लाज्मिड रखते हैं। तो हम उस बैक्टीरिया को प्रेफर कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉपियां हो। एक तो ये इशू है। दूसरा, आप सिर्फ एक बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड निकाल के उसी पर एक्शन करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक कॉपी अगर इससे ली है तो दूसरी कॉपी भी इससे भी ले सकते हैं, दूसरी कॉपी किसी और से भी ले सकते हैं। बैक वक्त आप कई प्लाज्मिड को ले लें, उनके ऊपर एंजाइम छोड़ें, एंजाइम ने जिसको भी काटा पहले उसको यूज करें। ये एहतियातन है, यानी ये बहुत बारीक काम है ना। मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि आप कुछ गुंजाइश रखें गलती की, सिर्फ एक प्लाज्मिड को लेके उस पर 100% कामयाब होने की उम्मीद से काम न करें। आप उसकी एक से ज्यादा कॉपियां निकाल के अपने पास रखें। एक में आप रिकम्बिनेशन नहीं कर सके तो दूसरी ट्राई करें, दूसरी भी नहीं कर रहे तो तीसरी ऑप्शंस रखें आप, फिर कामयाबी से ये सब कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया? तो